नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेत यादव। सनशाइन इंडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं देश के दो महान क्रांतिकारियों की लाइफ कवर करने जा रहा हूँ। देश की आज़ादी के लिए जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, जैसे काकोरी, लाहौर षड्यंत्र और सैंडर्स की हत्या, सब में इन दो क्रांतिकारियों की भूमिका बहुत अहम रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ भगवती चरण वोहरा और इनकी धर्मपत्नी दुर्गा की। भगवती चरण वोहरा जी का जन्म 4 जुलाई 1903 को आगरा में एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ है। इनके पिता शिवचरण वोहरा, जो कि रेलवे में एक उच्च अधिकारी थे, अंग्रेज़ों ने इन्हें राय साहब का खिताब दिया था। भगवती चरण जी की शिक्षा लाहौर में होती है। इनकी उम्र लगभग 14 या 15 की रही होगी, तभी इनका विवाह हो जाता है दुर्गा देवी से। भगवती जी सभी क्रांतिकारियों के लिए बड़े भाई के समान थे, तो दुर्गा देवी को सभी लोग दुर्गा भाभी के नाम से संबोधित करते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ जाता है दुर्गा भाभी। ये बहुत ही समृद्ध परिवार की थीं। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी ज़िले में हुआ था। इनके पिता बांके बिहारी, जो कि इलाहाबाद के कलेक्ट्रेट में नाजिर थे। तो ये दोनों लोग अपने परिवार से, इतने समृद्ध परिवार के होने के बावजूद भी देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहते थे। तो जब भगवती चरण वोहरा जी लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा ले रहे थे, तो उसी समय ये एक मंडली का गठन करते हैं। ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें देश की गुलामी और उसकी आज़ादी के लिए विचार किए जाते हैं। तो इस मंडली में भगत सिंह, सुखदेव आदि प्रमुख युवा लोग शामिल होते हैं और आगे चलकर यही लोग नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। तो जब देश में 1920-22 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी के आह्वान पर भगवती जी और इनके साथी इस आंदोलन से जुड़ते हैं। लेकिन जब ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है, तो इसके बाद फिर से भगवती चरण जी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं दोबारा से, और उसके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सभा का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, वो भगत सिंह जी को चुना जाता है, और भगवती चरण वोहरा जी खुद प्रचारक का काम करते हैं। भगवती जी का व्यक्तित्व इन्हें और लोगों से इसलिए भी अलग करता है क्योंकि ये आंदोलन के लेखक थे, विचारक थे, संगठक थे, सिद्धांतकार थे व प्रचारक थे। काकोरी से लेकर लाहौर तक कई क्रांति हुई हैं और जिनमें ये शामिल थे। इसके बावजूद भी न तो कभी ये अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़े गए और ना ही किसी अदालत के द्वारा इन्हें कभी कोई सज़ा सुनाई जाती है। भगवती चरण जी सही मायने में ऐसे इंसान थे जिन्हें शिखर पर देखने का कोई लोभ नहीं था। वे कहते भी हैं कि देश की आज़ादी के लिए ऐसे लोग चाहिए जो भय व आदर सम्मान की आशा न रखें, इसके बिना आत्म बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहें, जिसके लिए न तो कोई आंसू बहाए और ना ही कोई स्मारक बने। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों ये लाहौर आ जाते हैं, जो यहाँ इनका घर था। उस समय दोस्तों इनके पास 3-3 मकान थे, लाखों की संपत्ति थी और हज़ारों रुपयों का बैंक बैलेंस था। लेकिन ये अपनी ऐश और आराम की ज़िंदगी को ठुकरा देते हैं और देश की आज़ादी के लिए क्रांति का रास्ता चुनते हैं। और लाहौर नेशनल कॉलेज से जब ये शिक्षक का पद संभालते हैं, तो घर से एक भी पैसा नहीं ले जाते हैं। तो दुर्गा भाभी को उनके ससुर व पिताजी 50,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि ये अपने पास रखो, संकट के समय में ये तुम्हारे काम आएगा। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं, आज से 100 साल पहले 50,000 रुपयों की कीमत आज के मुकाबले करोड़ों रुपयों से कम ना रही होगी। तो इतने पैसे वाले होने के बाद भी इनके अंदर न लोभ था, न लालच था, और ये ऐश आराम की ज़िंदगी को ठुकरा देते हैं और देश की आज़ादी के लिए काम करते हैं। तो अब यहाँ से दुर्गा भाभी का भी क्रांतिकारी जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, बात 19 दिसंबर 1928 की है, जब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह व राजगुरु सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो इस घटना के बाद चारों तरफ अंग्रेजी पुलिस इनकी खोज कर रही होती है। तो इस घटना के 2 दिन बाद भगत सिंह और राजगुरु अपने आप को बचते बचाते सीधे दुर्गा भाभी के घर पहुंचते हैं। भगत सिंह बिल्कुल नए रूप में होते हैं और अपनी दाढ़ी व बाल कटवा लेते हैं और सूट बूट में अंग्रेजी टोपी लगाकर आते हैं और दुर्गा भाभी के पैर छूते हैं। तो दुर्गा भाभी अपने क्रांतिकारी संगठन में एक अंग्रेज जैसे युवक को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं
और राजगुरु से पूछती हैं ये नया क्रांतिकारी कौन है। तो भगत सिंह कहते हैं भाभी आपने मुझे नहीं पहचाना, और यदि अब भाभी ने मुझे नहीं पहचाना तो किसी अंग्रेज में इतना दम नहीं है कि वो मुझे पहचान सके। जब दुर्गा भाभी को यह पता चलता है कि सैंडर्स तो मर गया है लेकिन जो मेन टारगेट स्कॉट था वो किसी तरीके से बच गया है, तो उन्हें काफ़ी दुख होता है, क्योंकि इससे पहले हुई मीटिंग में वह खुद स्कॉट को मारने के लिए कहती हैं कि मैं जाऊंगी और स्कॉट को मारने का जो ऑपरेशन था उसे मुझे कर लेने दीजिए, लेकिन बाकी क्रांतिकारी उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए उन्हें रोक देते हैं। इधर भगत सिंह की तलाश में लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। तो दुर्गा भाभी सलाह देती हैं कि भगत सिंह तुम यहाँ से कोलकाता चले जाओ। तो उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में ही चल रहा था और भगवती चरण वोरा जी उसमें भाग लेने के लिए कोलकाता गए हुए थे, इसलिए वो कहते कि तुम भी कोलकाता चले जाओ और वहाँ सुरक्षित रहोगे। तो फिर राजगुरु उनसे 500 रुपये की आर्थिक मदद लेते हैं, और जब दुर्गा भाभी को यह पता चलता है कि भगत सिंह और राजगुरु को उनकी मदद की ज़रूरत है लेकिन वो झिझक की वजह से कह नहीं पा रहे हैं, तो वह तुरंत इनके साथ कोलकाता जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। क्योंकि अगर कोई महिला साथ होगी तो पुलिस की नज़र से बच सकते थे, पुलिस का शक उन पर कम जाता, क्योंकि उस समय जैसा रूप था भगत सिंह का तो उस हिसाब से वो तो किसी नवयुवक को ढूंढ रहे थे जिसकी दाढ़ी थी, बड़े बाल थे, तो इस वजह से वो अपना रूप भी बदल लेते हैं और दुर्गा भाभी को साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो जब दुर्गा भाभी से राजगुरु जी कहते हैं कि भाभी आपके साथ आपका बेटा सची भी जाएगा, उस समय भगवती चरण वोरा और दुर्गा जी का पुत्र सची, जिसका नाम सचिंद्र सान्याल के नाम पर रखा गया था, उसकी उम्र मात्र 1 वर्ष थी। तो दुर्गा रूपधारी दुर्गा भाभी बोलती हैं कि राजगुरु तुम मेरी परीक्षा मत लो, मैं केवल क्रांतिकारी की पत्नी ही नहीं हूँ, खुद भी एक क्रांतिकारी हूँ। अब मेरे या मेरे बेटे के प्राण क्रांति के पथ पर चले भी जाते हैं तो इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह ये लोग तैयार हो जाते हैं। भगत सिंह सूट बूट में थे और फेल्ट हैट लगाए हुए थे और सची को गोद में लेते हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा भी छिप जाता है। और पीछे दुर्गा भाभी बड़ी कॉन्फिडेंट होकर ऊंची हील की सैंडल पहने, पर्स लटकाए तथा राजगुरु नौकर के भेष में पीछे पीछे स्टेशन पहुंचते हैं। और इसके बाद जो होता है वो तो एक ऐतिहासिक घटना हो जाती है कि आखिर अंग्रेज इसी सोच में थे कि आखिर यहाँ से भगत सिंह चले कहाँ गए, गायब कहाँ हो गए लाहौर से भगत सिंह, और उन्हें भनक भी नहीं होती है कि भगत सिंह लाहौर से कोलकाता पहुँच चुके हैं। और भगत सिंह को लाहौर से कोलकाता निकालने का पूरा श्रेय दुर्गा भाभी को ही जाता है। तो लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या के बाद और उनकी मौत का बदला सैंडर्स को मारकर जो क्रांतिकारी लेते हैं, इस घटना के बाद देश भर में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन क्रांति का माहौल हो जाता है। तो इन सब घटनाओं से अंग्रेज़ों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया था। तो वोहरा जी सोचते हैं कि यदि इसी समय किसी बड़े अंग्रेजी अफसर पे हमला हो जाता है तो यह घटना आग में घी का काम करेगी। तो भगवती चरण वोरा जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी बैठक में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े अफसर वायसराय लॉर्ड इरविन को मारने की योजना बनाई जाती है। तो 23 दिसंबर 1929 को वायसराय की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने के लिए ये लोग पहुंचते हैं। और दोस्तों उस समय बम बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता था और ये काम सिर्फ भगवती चरण वोरा जी ही जानते थे, इस काम में वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो जब वोरा जी ट्रेन पर बम फेंकते हैं तो ट्रेन के आगे की जो 2 बोगियां थीं उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों इस घटना के बारे में सीक्रेट एजेंट्स के द्वारा वायसराय को पहले से ही पता चल जाता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है या मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो वो ऐन वक्त पर आगे वाली जो बोगी थी उससे हटकर सबसे पीछे वाली बोगी में चला जाता है और इस तरीके से उनकी जान बच जाती है। तो इस घटना के बाद जहां क्रांति अपने चरम पे थी वहीं क्रांतिकारियों की निंदा की जाने लगती है, जिसमें गांधी जी प्रमुख रूप से थे। गांधी जी इस घटना पर एक कटुतापूर्ण लेख लिखते हैं, बम की पूजा, और उस लेख को छापा जाता है, जनता के बीच में बांटा जाता है कि क्रांतिकारी लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो वायलेंस कर रहे हैं और इनोसेंट शब्द का यूज़ करते हैं वो लॉर्ड इरविन के लिए। तो ये सब बहुत ही गलत हो रहा होता है क्रांतिकारियों के लिए। जनता के बीच क्रांतिकारियों के विरुद्ध बराबर प्रचार किया जाता रहा, या तो ये जानबूझकर हो रहा था या केवल अज्ञान के कारण क्रांतिकारियों को गलत समझा जा रहा था।
दोस्तों मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि चाहे रास्ते क्यों ना सबके अलग अलग थे, कोई वायलेंस के साथ था, कोई नॉन वायलेंस के साथ था, लेकिन सबकी मंजिल एक ही थी, देश की आज़ादी। और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि इस विवाद में पड़े कि कौन अच्छा था और कौन ज़्यादा अच्छा था। तो गांधी जी का जो ये लेख था बम की पूजा, तो इसके जवाब देने के लिए HSRA की तरफ से भगवती चरण जी को बोला जाता है कि आप भी एक आर्टिकल लिखिए और लोगों को बताइए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बम का दर्शन नामक एक आर्टिकल लिखते हैं और जैसे कहते हैं कि जेल में भगत सिंह जी ने अंतिम रूप दिया था, वो भी अपने कुछ विचार उसमें लिखते हैं। तो ये लेख क्रांतिकारी जाके साबरमती आश्रम की दीवारों पर लगा देते हैं, आम जनता में बांटा जाता है और देश के इतिहास में पहली बार क्रांतिकारी लोग अपना मत आम जनता के सामने में रखते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम कोई क्या कहते हैं गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई हिंसा नहीं फैला रहे हैं, हम बस जो अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं, जो अत्याचार अंग्रेज कर रहे हैं, हम उसका बस जवाब दे रहे हैं उन्हीं की भाषा में। तो इन सब के बाद आम लोगों में फिर से क्रांतिकारियों के लिए एक समर्थन और पॉजिटिविटी की भावना आ जाती है। तो इस लेख के बाद भगवती चरण वोरा जी और उनके नेतृत्व में जो संगठन चल रहा था ये आम जनता तक पहुंचता है और देश के युवा इस संगठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और क्रांतिकारियों से जुड़ते हैं। तो दोस्तों बात 28 मई 1930 की है, जब भगत सिंह व अन्य साथियों को छुड़ाने के लिए भगवती चरण वोरा जी लाहौर में रावी नदी के तट पर बम बना रहे थे। तभी बम का परीक्षण करते हुए, बम बनाना बहुत ही टिपिकल था तो उस समय, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 में, उसके बाद ही ये बम वाली टेक्नोलॉजी आई थी। इससे पहले बम की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो बम बनाना बहुत ही बड़ा काम माना जाता था और ये सिर्फ भगवती चरण वोरा जी को ही आता था। तो उसी समय बम का परीक्षण कर रहे थे वो, तो बम उनके हाथ में ही फट जाता है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अपना अंतिम समय जानकर वे अपने साथी मित्र से कहते हैं, अच्छा हुआ इस बम ने मुझे घायल किया है, यदि कोई और घायल होता तो कलंक मुझ पर लगता। आज़ाद को याद करते हुए वे कहते हैं कि मेरे मरने के कारण इस क्रांति के कार्य को रोके नहीं और भगत सिंह को छुड़ाने में अब मैं सहयोग तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप इस काम को मेरी तरफ से ज़रूर पूरा करें। यह दुख हमेशा रहेगा कि काश मेरी मृत्यु 2 दिन बाद होती तो भगत सिंह को मैं छुड़ा लेता। जैसा कि वो हमेशा कहा करते थे कि मेरी मृत्यु ऐसी जगह हो, ऐसी मृत्यु मैं चाहता हूँ जिसे न तो कोई जाने, न कोई आंसू बहाए और न ही कोई प्रशंसा करे और उसके गीत गाए। तो ऐसी महान शख्सियत थी उनकी। मात्र 27 वर्ष की उम्र में वे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। दोस्तों उनकी मृत्यु की खबर सुनकर चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ही दुखी होते हैं और वे कहते हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दायां हाथ काट दिया हो, और बहुत रोते हैं। तो इस घटना के बाद दुर्गा भाभी बहुत दुखी होती हैं, लेकिन अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए वे क्रांतिकारियों के साथ और अच्छे से सक्रिय हो जाती हैं। और इस घटना के कुछ ही महीनों बाद 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी गवर्नर हैली पे गोली चलाती हैं, जिससे हैली तो बच जाता है, लेकिन दूसरा अधिकारी जो था टेलर, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो इस घटना के बाद वे वहाँ से तो बच निकलती हैं, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। अंत में मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी व उनके साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुर्गा भाभी का काम दोस्तों साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना व ले जाना था। उन्होंने पिस्तौल चलाने की जो ट्रेनिंग थी वो लाहौर और कानपुर से ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने अंतिम समय में अंग्रेज़ों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसे भी दुर्गा भाभी ने ही लाकर उनको दिया था। दोस्तों अपने सभी साथी क्रांतिकारियों के एक एक करके शहीद हो जाने पर दुर्गा भाभी बहुत ही अकेली पड़ जाती हैं। तो अपने 5 वर्ष के पुत्र की शिक्षा के लिए वे दिल्ली जाती हैं, लेकिन दिल्ली भी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। फिर वे दिल्ली से बचकर लाहौर जाते हैं और लाहौर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनमें 3 वर्ष के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है। तो फिर रिहाई, फिर गिरफ्तारी और फिर इस तरीके से ये सिलसिला 1931 से 1935 तक चलता है। और 1935 के बाद वे जब रिहा होती हैं तो फिर वे गाज़ियाबाद आ जाती हैं और गाज़ियाबाद में
एक स्कूल था प्यारेलाल कन्या विद्यालय, वहाँ पे शिक्षिका की नौकरी करती हैं। इसके बाद दोस्तों वे कांग्रेस में भी शामिल होती हैं और अपना योगदान कांग्रेस में देती हैं, लेकिन कांग्रेस से उनके विचार नहीं मिलते हैं, इस वजह से वो उसे भी इस्तीफ़ा दे देती हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पॉलिटिशियन नहीं बनना था। वो तो सिर्फ एक देश के लिए सेवा कर रही थी, वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो सिर्फ अपने देश के लिए, देश की तो आज़ादी के बाद भी देश में कई समस्याएं थीं, उत्पीड़न जो हो रहे थे गरीब लोगों के, उसके खिलाफ बोल रही थी, और शिक्षा का बहुत अभाव था, इसके लिए वो शिक्षा पर जोर देती हैं। और शिक्षा के लिए फिर वो मद्रास जाती हैं और वहाँ से मतलब टीचिंग का कोई कोर्स करती हैं, मॉन्टेसरी टीचिंग का, और फिर वो लखनऊ आ जाती हैं और वहाँ पे 5 अपने मकान में 5 बच्चों से शुरुआत करती हैं और एक स्कूल खोलती हैं, जो आज भी विद्यालय मॉन्टेसरी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दोस्तों वे अपने आगे का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जीती हैं और अपने अंतिम समय में भी वे गाज़ियाबाद में रहती हैं और 14 अक्टूबर 1999 को 92 वर्ष की उम्र में गाज़ियाबाद में ही दुनिया को अलविदा कह देती हैं। दोस्तों इतने वर्षों तक जीवित रहने के बाद भी इन्हें ना तो वो नाम मिला, ना ही कभी किसी सरकार या संगठन की तरफ से इन्हें कोई सम्मान दिया गया। इतने समृद्ध परिवार में जन्मी थी, इतने समृद्ध परिवार की एक बहू थी, एक महान क्रांतिकारी की पत्नी थी और खुद एक महान क्रांतिकारी थी, लेकिन फिर भी देश के लिए इतना कुछ करने वाली दुर्गा भाभी अपने अंतिम समय में गुमनाम सी ज़िंदगी जी रही थी। तो दोस्तों ये थी देश के 2 महान क्रांतिकारियों की गौरव गाथा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।